हाँ, तो इस वाले न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें देखिए मास परसेंट पूछा गया है, यानी फाइंड करना है और मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में मास परसेंटेज हम लोग फाइंड कर चुके थे, मोलैरिटी पे आए। ठीक, मोलैरिटी के लिए मोल्स कैसे फाइंड करना है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट दिया गया है कितना, आप निकालेंगे क्लोरोफॉर्म को सोल्यूट मानकर तो 119.5, तो मोल्स निकल आया वैल्यू। अब बात आती है कि मोलैरिटी जब फाइंड करेंगे तो हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, राइट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिएगा, हमने मास ऑफ सोल्यूशन कितना लेट किया, 10⁻6 ग्राम। कितना लेट किया है? 10⁻6 ग्राम। अगर हम इन सबको हटा दें, एक मिनट, 10⁻6 ग्राम, तो 10⁻6 ग्राम ये आपका हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक, अब हम आपसे कहें कि पीपीएम में जो मास ऑफ सोल्यूट था वो कितना था? मास ऑफ सोल्यूट अगर आपने ध्यान से देखा हो तो था 15 ग्राम। ठीक, अब सोल्यूट का मास सॉल्यूशन के मास के रिस्पेक्ट में आप ध्यान से देखिए तो बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि पीपीएम यूनिट ही बहुत कम सोल्यूट के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी पीपीएम यूनिट निकालोगे आप, तो मास ऑफ सॉल्वेंट जब भी आपको चाहिए होगा, तो हम मास ऑफ सॉल्वेंट को इक्वल लेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन के, मास ऑफ सॉल्यूशन के, क्योंकि सोल्यूट नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन था अपने पास 10⁻6 ग्राम, राइट। मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 10⁻6 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में चेंज करें तो क्या करेंगे? 1000 का डिवाइड करेंगे, यानी 10⁻3 का डिवाइड करेंगे, तो ये किलोग्राम में आ जाएगा 1000 किलोग्राम, राइट। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 1000 किलोग्राम। अब मास ऑफ सॉल्वेंट को न्यूमेरिकल में आते हैं, ये रहा न्यूमेरिकल। इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट देखिए, मोलैरिटी का क्या फार्मूला होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट आपने निकाला 0.1255, राइट। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम। और ऊपर रखिए मोल्स ऑफ सोल्यूट, इनको सॉल्व किया, ये आपका आंसर है। नोट पॉइंट ध्यान रखिएगा, इन ppm mass of solution equal mass of solvent. It is used when solute is present in trace quantities. trace quantity का मतलब बहुत कम अमाउंट में। कहाँ कहाँ यूज होता है? वाटर पोल्यूशन में, एयर क्वालिटी में, वाटर हार्डनेस को फाइंड करने में होता है। ऐसे मिक्सचर के लिए जो यूनिट हम लोग यूज करते हैं वो ppm में यूज करते हैं, राइट। अब हम लोग चलते हैं अदर यूनिट्स में। अदर यूनिट्स में कौन कौन आ जाती है? जैसे कि मोलैरिटी आ जाती है। मोलैरिटी का फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पहले एक चीज समझते हैं कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी, ये तीन यूनिट जो होती हैं, ये क्यों यूज की जाती है? एक ही यूनिट से क्यों नहीं काम चला लिया गया, है ना। ये 11th का टॉपिक है, 12th में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये समझते हैं कि मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, ये तीनों यूनिट की अपनी जगह क्या इंपॉर्टेंस है। तो यूजेस से समझते हैं। मोलैरिटी का यूज हम लोग करते हैं जनरल केमिकल रिएक्शन में करते हैं, प्रिपेयरिंग रीजेंट में, रीजेंट को बनाने में। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आप देखते हैं कि जब हम लैब वगैरह में जाते हैं, या कभी देखा हो लैब वगैरह में, मास कैलकुलेट करने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं होता है जनरली। वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है आराम से, क्योंकि टेस्ट ट्यूब जो होती है ना, वो एक पर्टिकुलर ml में फिक्स होती है कि कोई टेस्ट ट्यूब कितने एमएल की है। लेकिन उस टेस्ट ट्यूब में कितने अमाउंट में सब्सटेंस लिया जाएगा, कितने ग्राम में लिया जाएगा, ये चीज लैब में अवेलेबल नहीं होती, मतलब इजी वे में नहीं होती है लैब में। वॉल्यूम तो आप इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में ली जाती है या पर्टिकुलर वॉल्यूम की होती हैं। लेकिन ग्राम का अमाउंट आसानी से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, या कुछ लैब में हो सकता है अरेंजमेंट किया जाए तो
काफ़ी ज़्यादा फिर एक्सपेरिमेंट करने में टाइम लग जाता है, समय बर्बाद होता है। इस वजह से मोलैरिटी हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम जो यूज़ होता है, वो आसानी से यूज़ होता है सॉल्यूशन का, ठीक है? और दूसरा हम लोग चलते हैं मोलैलिटी का। मोलैलिटी की क्या ज़रूरत पड़ी? देखिए, जब कोई कंसंट्रेशन यूनिट्स बनाई गई तो उसमें कुछ देखा गया कि इसमें यार ये चीज़ें होती तो और अच्छा होता। वो चीज़ें नहीं पाएगी यानी कोई डिफेक्ट पाए गए तो फिर मोलैलिटी को इंट्रोड्यूस कराया गया। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? डिफेक्ट का मतलब ये है कि जैसे आप जानते हैं कि सर्दी-गर्मी का मौसम होता है और उसमें क्या होता है वॉल्यूम फ्लक्चुएट होता है सर्दी-गर्मी में, है ना? क्योंकि गर्मियों में पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। तो फिर एक्सपेरिमेंट करने में जो वैल्यू आ रही थी वो चेंज आने लगती है, एक्यूरेसी नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर मोलैलिटी को इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि मोलैलिटी के फार्मूले में मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, राइट? तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्वेंट का मास के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मास जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब टेम्परेचर चाहे आप जितना चेंज करिए मास पे कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में चेंज आता है क्योंकि वॉल्यूम डिस्टेंस पे डिपेंड करता है पार्टिकल्स की, है ना? तो पार्टिकल्स की डिस्टेंस बढ़ेगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसलिए ऐसी यूनिट को इंट्रोड्यूस कराया गया जिसमें सॉल्वेंट का मास यूज किया जाए, जैसे कि मोलैलिटी, राइट? तो यहाँ पर फिर मोलैलिटी को इंट्रोड्यूस कराया गया क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और ऐसी यूनिट लेनी चाहिए थी जिसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो ताकि किसी भी मौसम में एक्सपेरिमेंट किया जाए वैल्यू एक्यूरेट आए, राइट? दूसरा आती है नॉर्मेलिटी। ये कब यूज किया जाता है? मोलैलिटी नॉर्मेलिटी चलिए ठीक है, उनके अपने फायदे हैं वो हमने आपको बता दिए। नॉर्मेलिटी का क्या फायदा है? नॉर्मेलिटी का है कि जैसे आप एसिड और बेस लेते हो तो नॉर्मेलिटी और सॉरी मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्वांटिटेटिव वैल्यू तो आ जाती है एक्यूरेट। क्वांटिटेटिव मतलब कितनी क्वांटिटी में था, बट क्वालिटेटिव वैल्यू नहीं आती है। क्वालिटेटिव वैल्यू का मतलब है कितना बेस कितना एसिड कितने अमाउंट में, मतलब केमिकली कितना रिएक्ट कर रहा है, कितने केमिकल का पार्ट रिएक्ट कर रहा है, ये चीज नॉर्मेलिटी में आ जाती है। नॉर्म वो चीज मोलैरिटी और मोलैलिटी में नहीं आती है। मतलब सिंपल वे में अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हमने HCl लिया या हमने H2SO4 लिया एसिड बेस की रिएक्शन कराने के लिए, और एक बार NaOH लिया और एक बार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, राइट? तो अब इसमें पूरा वेट है, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में आ जाएगा, सॉरी मोलैरिटी और मोलैरिटी में आ जाएगा। लेकिन उनमें ये नहीं आएगा कि इसमें एक H प्लस आयन रिएक्ट कर रहा है या जैसे इसमें तो एक ही H आयन है, चलो ठीक है वो आ जाएगा, बट H2SO4 के सेंस में कभी एक H प्लस आयन रिएक्ट करता है, कभी दो H प्लस आयन रिएक्ट करते हैं, है ना? तो एक H प्लस आयन रिएक्ट कर रहा है कि दोनों H प्लस आयन रिएक्ट कर रहे हैं, कितना एसिडिक करेक्टर शो कर रहा है, कितना एसिडिक करेक्टर मतलब क्वालिटेटिव वैल्यू, ये नॉर्मेलिटी में शो होती है क्योंकि नॉर्मेलिटी में एक फैक्टर जो हम लोग यूज करते हैं वो है इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट आप जानते हो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर से फाइंड होता है। एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ एसिड के रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ H प्लस आयन और बेस के रिस्पेक्ट में होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयन। तो यहाँ पर कितना एसिडिक कितना बेसिक करेक्टर कोई एसिड बेस शो कर रहा है, ये चीजें नॉर्मेलिटी में आ जाती है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में नहीं आती है, राइट? इसलिए नॉर्मेलिटी का हम लोग जनरली कहाँ यूज करते हैं? एसिड बेस रिएक्शन में यूज करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में यूज करते हैं, राइट? जिसको हम लोग टाइट्रेशन बोलते हैं। इसमें हम लोग नॉर्मेलिटी का यूज करते हैं, यानी कंसंट्रेशन का जो टर्म्स होता है वो नॉर्मेलिटी होता है। ठीक, ये बेसिकली हमने आपको डिफरेंस बता दिया कि नॉर्मेलिटी मोलैरिटी क्यों यूज किए जाते हैं। अब फार्मूले में चलते हैं। मोलैरिटी का फार्मूला जानते हो, 11th में पढ़ा था, एक बार फिर से समझ लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर ले लेंगे तो मोल्स इक्वल मोलैरिटी के हो जाएंगे। मोल्स को हम लोग मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर हम आपसे कहें कि मोलैरिटी को डिफाइन करिए तो बोलेंगे 1 लीटर वॉल्यूम में जितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट था वही है मोलैरिटी, यानी
Number of moles of solute which present in 1 liter of volume in solution, 1 liter volume of solution is called molarity of the solution. ठीक, आगे चलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, राइट। सेम यहाँ पर भी अगर हम किलोग्राम में ले रहे हैं उसको ग्राम में बनाएंगे तो 1000 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ भी डिफिनेशन बना लीजिए, डब्ल्यू के जी 1 किलोग्राम ले लीजिए तो मोल्स इक्वल मोलैरिटी की हो जाएंगी। तो डिफिनेशन बन जाएगी मोल्स ऑफ सोल्यूट विच प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। ये तीनों यूनिट की डिफिनेशन हो गई। अभी यहाँ पे नॉर्मेलिटी का फार्मूला नहीं बताया गया है, सीधे मोल फ्रैक्शन का मैंने लिख दिया। चलो नॉर्मेलिटी का भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट होल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, राइट। अब अगर वॉल्यूम अगर आप 1 लीटर ले लीजिए तो नॉर्मेलिटी इक्वल हो जाएगा W अपॉन ई। W अपॉन ई को हम लोग बोलते हैं क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब हम इसको डिफाइन करें तो बोलेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट दैट मींस W अपॉन E which present in 1 liter of solution is called normality of the solution। इसकी थोड़ी कैलकुलेशन कर ले। अगर मान लीजिए आपको सब्सटेंस दिया गया HCl, ठीक, तो आपसे पूछे इसकी नॉर्मल, इसके लिए इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो आप कहोगे कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर मतलब कितना H प्लस आएगा, तो 1 है तो 1 लिखेंगे। अच्छा ये भी ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि जितने H लिखे हो उतने ही डिवाइड करना है, नहीं। ऐसे तो देखा जाए तो हम CH3COOH लें तो इसमें तो 4 H मिलेंगे, तो हमें 4 का डिवाइड नहीं करना है, हमको उसी H का डिवाइड करना है जो एक्टिव होगा, जो आयनिक होगा। और ये जनरली स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा तो आप पता लगा पाओगे। थोड़ा सा नॉर्मल हम आपको बता देते हैं कि जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन से अटैच होता है तो ये एक्टिव हाइड्रोजन होता है, तो ये आयनाइज होगा, बाकी ये 3 आयनाइज नहीं होंगे। तो इसका मतलब 1 का इसमें भी डिवाइड करेंगे। तो HCl का जैसे मॉलिक्यूलर वेट होता है 36.5, तो 1 का डिवाइड करेंगे। ऐसे एसिटिक एसिड का होता है करीब 12, 24 और 4, 28, 28 और 16, 16, 32, 60 होता है। तो 60 आ जाएगा अपॉन 1, ये इसका इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। ऐसे अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि आप लोग NaOH का निकालिए बेस का और एक बार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस का निकालिए, इसके केस में जितने OH होते हैं सभी आयनाइज होते हैं। OH वाले में सीधे सीधे जितने OH हो उतने डिवाइड कर दिए, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग रखेंगे 40 अपॉन OH कितना है 1, 1 का डिवाइड कर देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में निकालें मॉलिक्यूलर वेट 40 प्लस 2 इंटू 16 और 1 17, 17 कर देंगे 17 अपॉन डिवाइड कर देंगे 2 का, तो इसका निकल आएगा। ठीक, ये तो एसिड और बेस के लिए हो गया। अब मान लीजिए किसी सॉल्ट के लिए निकालें जैसे कि NaCl और Al2SO4 का होल राइस के लिए निकालें इक्विवेलेंट वेट, तो निकालें कैसे। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट, इसमें पॉजिटिव या निगेटिव टोटल चार्ज काउंट कर लीजिए, पॉजिटिव और निगेटिव। सोडियम देख लीजिए एक प्लस का होता है, या क्लोरीन देख लो एक माइनस का होता है, तो एक ही का डिवाइड करना है। ठीक, ऐसे इसमें मॉलिक्यूलर वेट, इसमें अगर ध्यान से देखें तो एक एल्युमिनियम पे प्लस का 3 चार्ज होता है, 2 एल्युमिनियम में प्लस का 6 हो जाएगा, तो 6 का डिवाइड करना है। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट आप लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, यानी कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो। फ्रैक्शन का मतलब ही आप जानते हो, जो वैल्यू फाइंड करनी है जिसका फ्रैक्शन, वो वैल्यू ऊपर अपॉन टोटल वैल्यू। अब यहाँ मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो मोल्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, राइट। मान लीजिए आपके पास मिक्सचर में दो कंपोनेंट है ए और बी, ए के मोल्स है Na और बी के मोल्स है Nb। तो अगर हम आपसे कहें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, तो आप बोलोगे सर मो ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। अब कंपोनेंट दो है तो टोटल मोल्स क्या बनेगा, Na प्लस Nb, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, Na अपॉन Na प्लस Nb, राइट। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन बी का निकालोगे, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, राइट। अब अगर ध्यान से देखो इन दोनों मोल्स फ्रैक्शन को ऐड करें, देखो जरा ध्यान से, Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb,
राइट? नीचे वाला कॉमन हो जाएगा, है ना? और इसको हम लोग लिख सकते हैं Na प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो देखा जाए ध्यान से तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। या दूसरे वर्ड्स में समझ लो कि जैसे कि परसेंट में टोटल वैल्यू 100 होती है, ऐसे फ्रैक्शन में टोटल वैल्यू 1 होती है। फ्रैक्शन का मतलब ही हो गया उसको टुकड़ों में डिवाइड करो, सारे टुकड़ों को मिलाओगे तो कंप्लीट नंबर बनेगा ना, यानी एक होल बनेगा ना। होल का मतलब होता है 1। तो हमने इसको लिख दिया। ठीक है? तो ये हो गई आपकी कंसंट्रेशन यूनिट्स विथ डेली लाइफ बेस्ड एप्लीकेशन, जिनका यूज आजकल बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत किया जाता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देकर। ठीक है? तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और कान में हैंड फ्री लगा के जरूर इसको सुनिएगा, तो अच्छे से समझ में आएगा। बाकी नेक्स्ट टाइम